दोस्तों, वेलकम विथ हैशटैग सुपरविजन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मुझे पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में भी यही पढ़ाया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन उसमें हमने एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा था, एकदम डिटेल से, एकदम स्टोरी को एकदम जो इसकी स्क्रिप्ट थी उसको एकदम क्लियर करते हुए समझते हुए। इसके चक्कर में मैंने जो मेन पॉइंट्स थे कुछ उसको बताना ही भूल गई, मतलब नहीं बताया, तो 4 पॉइंट मैंने मिस कर दिया है। तो मैंने सोचा है कि इस वीडियो में हम सिर्फ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक तरह के पॉइंट वाइज करके पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे हमें सारा कुछ समझ में आ जाए। जो 10, 11, 12 पॉइंट हैं वो पूरा आज पढ़ेंगे अच्छे से, और मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि मैंने एक अच्छा सा ट्रिक तैयार किया है। अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। और आपने अगर लास्ट वीडियो भी देख रखा है मेरा और ये भी देख लिया है तो आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कोई क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। आप जो भी क्वेश्चन पिकअप करोगे वो एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपके माइंड में एक स्टोरी बनाना चाहती हूँ। देखो, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब पास हुआ तो कंपनी को अपने ऊपर बहुत बंधेज फील होने लगा, तो बहुत सब बंधा कि अब हम कुछ अपने मन से कर नहीं सकते, कुछ करना हो तो मुझे पूछना पड़ता है, इधर इनसे पूछो, उनसे पूछो, ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछो, बहुत सब बंधेज सी फीलिंग आने लगी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, मतलब जो उसके हेड थे, कार्य मंत्री थे जो, वो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और बोले कि ऐसा है सर कि हमें कम से कम मेरे प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को तो मान्यता दे दीजिए, बाकी तो आप अपने हिसाब से रखिए, लेकिन कम से कम मेरे प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को तो मान्यता दे दीजिए। तो अब हम यहीं से पढ़ेंगे, आप इसको यहीं से समझेंगे, एक ट्रिक के जैसे समझ लीजिए या कॉन्सेप्ट के जैसे समझ लीजिए। आप समझने की कोशिश करेंगे तो पक्का समझ आएगा पूरी एकदम, ठीक है। चलो पहला पॉइंट है, देखिए पहला पॉइंट क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। किसके पास गई? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गई और बोले कि सर मेरे राजनीतिक, क्या राजनीति मतलब जो किसी राजा से युद्ध करना हो, किसी राजा से मित्रता करनी हो, किसी राजा से संधि करनी हो, इसमें राजनीतिक आता है। और मेरे प्रशासनिक मतलब कोई रूल निकालना हो, कहीं पे कोई नया रूल बनाना हो, उससे संबंधित, उसको प्रशासनिक कहते हैं। तो ब्रिटिश जो कंपनी के कर्मचारी थे वो बोले कि मेरे राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को मान्यता दे दीजिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, मैं आपके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को मान्यता दे दूंगा, क्या मान्यता आपको मैं दे दूंगा, लेकिन आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से। ब्रिटिश गवर्नमेंट बोले कि आपको मान्यता तो मिल जा रही है, लेकिन आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं जो बोलूँगा प्रशासनिक में, आप उसी के तहत रूल निकालोगे, आप उसी रूल के तहत चलोगे, आप उसी रूल के हिसाब से काम अपना करोगे। और राजनीतिक में जब मैं बोलूँगा आप इस राजा से युद्ध करिए, इनसे संधि करिए, इनसे मित्रता करिए, अपने क्षेत्र का विस्तार करिए किसी तरीके से, तो आप उस राजनीतिक कार्य में ऐसा करेंगे। अपने मन से आप कुछ नहीं करेंगे, आप जो करेंगे वो हमारे हिसाब से करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजेंट बना दिया गया कि अब आप मेरे कहने के हिसाब से चलोगे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि इस एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिल गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि सरकार कोई हो तो आप चलो हाँ मान्यता दे दिया, उसने हाँ ही भर ली कि हाँ ठीक, मैंने आपके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता दे दी। तो अच्छा बताइए, क्या उतने पे सरकार शांत हो जाएगी कि हाँ जाओ तुम अब फ्री हो गए हो, अब अपना बिजनेस करिए, हम अपना काम करेंगे, इतने पे हो जाए? अब आपका बिजनेस इतना बड़ा है, आपकी क्षेत्र शक्ति इतनी बड़ी है, आप दिन का दिन बढ़ते जा रहे हो, तो उस पर सरकार अपना तो कुछ लगाम लगाएगी ना। तो सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अब मैंने कह दिया है कि आपको मेरे हिसाब से चलना है, तो मुझे अपने लिए कुछ रूल बनाना होगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। क्या? केंद्रीय प्रशासन की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी बहुत सारे एग्जाम में, छोटे एग्जाम में, बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, केंद्रीय प्रशासन की नींव। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव मतलब क्या? इसको अगर इंग्लिश में बोलोगे तो बोलेंगे आप सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये मतलब भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव इसी एक्ट के तहत पड़ी। इसमें 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो डाली थी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये है, ये एक सेंट्रल हो गया, सेंट्रल में कोई, जैसे सेंट्रल में उसमें कौन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी वही सारे जगह फॉलो होगी। जितने कंपनी थे, जितने कंपनी के क्षेत्र थे, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब बंगाल मद्रास थे नहीं, तो उसी क्षेत्र में मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से सब काम होगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया कि इस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तीसरा पॉइंट क्या हुआ?
देखिए तीसरा पॉइंट, अब बताइए कोई सरकार है, अब उसने अपना सेंट्रल गवर्नमेंट बना लिया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना लिया तो क्या सारा काम अकेले ही कर लेगी? अकेले कर लेगी सारा काम? अब बताइए कि आप मान लो अपना एग्जांपल लें, हम मोदी जी को लें, तो मोदी जी सारे संसद को हटा दे कि अब जब तुम्हारा कोई काम नहीं है, हम अकेले सारा काम कर लेंगे, तो क्या अकेले पूरा देश संभाल सकते हैं? सारे संसद को हटा के नहीं संभाल सकते ना। उनको अपना आदमी चाहिए, मतलब जो उनसे रिलेट हो, उनके पास हो। तो इसी तरह जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो हेड था, पीएम था, वो ने क्या किया कि पहले जो जितने क्षेत्र थे, जो भारत के जितने क्षेत्र थे जिसपे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, कौन सा, बंगाल, मद्रास, कलकत्ता, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, ये सारे क्षेत्र थे। इस सारे क्षेत्र के गवर्नर से मिला। मैं आपको एक स्टोरी जैसे बता रही हूँ, आप स्टोरी जैसे ही समझिएगा प्लीज़। तो इन सारे गवर्नर से मिला, उसके बाद देखा कि इसमें से सबसे इंटेलिजेंट गवर्नमेंट कौन है। तो सबसे इंटेलिजेंट गवर्नर उसमें था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, जो था बंगाल का गवर्नमेंट। क्या था? बंगाल। और बंगाल का गवर्नमेंट उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे बड़ी हुई थी, ठीक है ना। तो बंगाल गवर्नमेंट गवर्नर कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता रही हूँ। बंगाल गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को उठा के गवर्नर जनरल बना दिया। किसको? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को उठा के गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगर आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो मान लो लॉर्ड गवर्नर सीएम थे, इनको उठा के पीएम बना दिया गया कि आप भाई अब पीएम बन गए हो। अब इनको पीएम बना दिया गया। अच्छा बताइए, जैसे मैं हूँ, अब मुझे पीएम बना दिया जाए तो मुझे तो काम भी तो दिया जाएगा कि आपका ये काम है, मैंने आपको इसीलिए बनाया है, आप अपने काम को करिए। तो जब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, उनको कहा गया कि जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, अब ये तीसरा पॉइंट हमारा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये पॉइंट है। तो अब इनको काम ये दिया गया कि जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, मद्रास है, बिहार है, इनको आप अब अपने अधीन कर लीजिए। मतलब ये पहले स्वतंत्र थे, क्या थे? स्वतंत्र। ये अपना सबका गवर्नर होता था और सारे गवर्नर अपना निर्णय, अपना कानून, अपने क्षेत्र का कानून वो अपने हिसाब से देखते थे, किसी से पूछते नहीं थे, ना किसी से सलाह मशवरा, अपने आप से वो मतलब स्वतंत्र थे एक हिसाब से। अब उनको क्या किया गया कि उनको सारे को उठा के बंगाल के अधीन कर दिया गया कि अगर आप कोई कानून बना सकते हो, आप कानून, कलकत्ता प्रेसिडेंसी अपने क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है, बिहार बना सकती है, उत्तर प्रदेश बना सकती है, कर्नाटक, सब लोग बना सकते हो, लेकिन आपको इनसे पूछना पड़ेगा। किससे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स से, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था, ठीक है। ये किया गया, क्या बदलाव किया गया? अब इनका काम हो गया। चौथा पॉइंट यही किया गया कि जो मद्रास, कलकत्ता, ये सारे छोटे छोटे क्षेत्र थे, भारत के छोटे छोटे क्षेत्र जिसपे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उन्हीं क्षेत्र को उठा के बंगाल के अंडर में कर दिया गया। जैसे मद्रास और कलकत्ता, मद्रास कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी थी, इनको उठा के बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर कर दिया गया कि आप बंगाल के अंडर में हैं, ठीक है। ये चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवा पॉइंट क्या है, देखिए पांचवा पॉइंट क्या है। अब जब गवर्नर जनरल को एक काम दे दिया गया कि अब आपके जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं ये आपके अधीन हो गए। अच्छा आप बताइए, अब मान लो भारत सरकार ने किसी एक व्यक्ति को इसे चुना है कि वो सारा काम देखेगा, लेकिन वो सिर्फ काम देखेगा, अगर इमरजेंसी में कोई उसको रूल बनाना पड़ रहा है तो वो बना नहीं सकता। काम देखेगा, बस सबका काम देखेगा, सबके काम को रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करके उसको सही सही जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा, लेकिन वो खुद अपने मन से कानून नहीं बना सकता। तो उसके पास एक हिसाब से देखा जाए तो कुछ नहीं होता है। अब जब इमरजेंसी में कोई अपना काम नहीं कर सकता, डायरेक्ट कोई रूल नहीं बना सकता, उसके पास क्या होता है? कुछ नहीं। तो इस एक्ट तहत जब गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोला कि देखो मुझे एक ऐसा अधिकार चाहिए जिसमें मैं इमरजेंसी में मेरा दिमाग जो है मैं वो काम कर सकूँ, तो इस एक्ट के तहत 1773 एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल मतलब लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से घुमा के पूछिए, अब खुद से पूछिए कि ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है पेपर में, ठीक है, कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ये क्वेश्चन बनेगा तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो पांचवा पॉइंट क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। आप समझिए, आपको पूरा समझ आएगा, ठीक है। कानून बनाने का अधिकार दे दिया। अब कानून बनाने का अधिकार मिल गया, 5 पॉइंट हो गए। अब देखिए, अब कानून बनाने का अधिकार मिल गया, लेकिन अब उनके पास शक्ति क्षेत्र काफी बड़े होते हैं। अब इतने सारे क्षेत्र, उस पर 1-2 लोग शासन नहीं कर सकते, 1-2 लोग उसको नहीं संभाल सकते। तो
कानून बनाने के लिए और सारे लोग चाहिए, मतलब उसको हैंडल करने के लिए और सारे लोग चाहिए। तो क्या हुआ कि गवर्नर जनरल से लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, मतलब सॉरी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स बोला कि देखो अब मुझे एक परिषद की ज़रूरत है, ऐसी परिषद जिसमें से मैं अपने हिसाब में 4-5 लोगों को सिलेक्ट करूं। जैसे अपने यहाँ भारत सरकार की कमेटी नहीं होती, खुद की कमेटी, प्राइम मिनिस्टर की खुद की कमेटी होगी जो उनको सजेस्ट करता है कि सर इस क्षेत्र में ये रूल लाना चाहिए, इस क्षेत्र में ये रूल हटाना चाहिए, इस क्षेत्र के लिए ये चीज़ आवश्यक है। अभी प्रेजेंट टाइम में होती है कि नहीं होती है, सजेस्ट करने वाला कोई होता है। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोला कि मुझे भी ऐसी कमेटी की ज़रूरत है। ठीक है, अभी मैं 6वां पॉइंट आपको बता रही हूँ। तो इसी एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए एक संगठन, मतलब परिषद बनाया। परिषद मतलब 5 सदस्यीय परिषद। उसमें कितने सदस्य थे? 5, जिसमें से हेड तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स था, हेड लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स था, लेकिन उसमें 4 लोग अन्य थे। 5 सदस्यीय परिषद, 4 लोग जो अन्य थे उन्हें उनका नाम बता रही हूँ। 4 लोग अन्य थे, उसमें थे फिलिप फ्रांसिस, क्या नाम था? फिलिप फ्रांसिस, राइटिंग में थोड़ी पुअर है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। फिलिप फ्रांसिस, एक थे मानसन, एक थे क्लेवरिंग, और एक थे बारवेल। ये 4 लोग अन्य थे। अब इनका काम क्या था? परिषद में हेड जो था वो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स था, गवर्नर लॉर्ड वारन था जो गवर्नर था, वो हेड था। 5 सदस्यीय परिषद की गठन की गई। 1773 के एक्ट के तहत पहली बार 5 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसका हेड था लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। 4 लोग जो अन्य थे, इनका काम क्या था कि अब जो गवर्नर जनरल कोई कानून बनाएगा, जैसे एक लोग रहते हैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये इस जगह के लिए सही है कि नहीं सही है, इस क्षेत्र के लिए ये रूल सही है कि नहीं सही है, कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं। तो वैसे ही गवर्नर जनरल कंफ्यूज हो जाता था, तो उसने ये रूल बनाया कि अब मैं जो रूल बनाऊंगा, जैसे मैंने मान लो ये रूल बनाया, तो अब 4 लोग हो, आप 4 लोग में से अगर मतलब 3 लोगों ने अगर रूल को सपोर्ट किया, 3 लोगों ने रूल को सपोर्ट किया और 2 लोगों ने रूल को सपोर्ट नहीं किया, तो रूल माना जाएगा क्योंकि इसके तरफ 3 लोग आए। अगर 2 लोग आए तो रूल नहीं माना जाएगा। लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स को भी वोट देने का अधिकार था। ठीक है, इस परिषद में ये हुआ कि मत के हिसाब से, वोट के हिसाब से कानून पास किया जाएगा। जिस पे जितना मत होगा, जिस कानून पे अगर मत ज़्यादा है, उसी मत के हिसाब से एक्ट पास किया जाएगा, कानून पास किया जाएगा। 5 सदस्यीय परिषद का गठन इसीलिए हुआ। अब देखिए 5 सदस्यीय परिषद का गठन तो हो गया। अभी देखिए, अभी इतना क्षेत्र बढ़ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का कि कितने रूल निकले इस एक्ट में, लेकिन तभी भी एक जहाँ तक देखा गया सक्सेस नहीं हुआ, ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। तो जब 5 सदस्यीय परिषद का गठन हो गई, 7वें पॉइंट में आपको बताऊंगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो मैंने स्टार्टिंग में 16 से चार्टर एक्ट पढ़ाने के बाद मैंने 1726 का एक्ट पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई, 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, जिसकी जिम्मेदारी थी कि आप कंपनी के शासन प्रशासन को अच्छे तरीके से देखिए और उसका सही ब्यौरा, सही रिपोर्ट बना के ब्रिटिश गवर्नमेंट को दीजिए कि कैसे काम कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसका यही काम था। तो अब लेकिन इसका कार्यकाल 1 साल था। जब 1726 में स्टार्टिंग में बना तो इसका कार्यकाल सिर्फ 1 साल था। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाया गया क्योंकि बोला गया कि देखो भाई, अब मुझसे 5 लोगों से ये क्षेत्र के जो शासन प्रशासन संभाला नहीं जा रहा, आप भी जरा से आके मेरी हेल्प कीजिए। कुछ जो अलग अलग जो जैसे राजस्व दीवानी हुआ उसको आप लोग देखिए और बाकी के जो बचेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोले देखो मेरा 1 साल का कार्यकाल है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मेरे कार्यकाल को बढ़ाइए। तो इस एक्ट के तहत 1773 के एक्ट के तहत सबसे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थी 24 सदस्य कितने थी? 24 सदस्य। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने सदस्य? 24 सदस्य। 24 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल पहले 1 साल से बढ़ाकर कितने कर दिया गया? 4 साल कर दिया गया। 4 साल कर दिया गया। प्लस एक रूल और ऐड किया गया इसमें कि जो इसमें हर साल 1/4 लोग, 1/4 लोग इसमें से इस मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से हटाए जाएंगे, जिसको जो काम सही से नहीं करेगा, जो भ्रष्टाचार करने लगेगा उसको हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पे नए लोगों की भर्ती होगी, नए लोग नियुक्त किए जाएंगे उसकी जगह पे। 1/4 लोग मतलब
6 लोग को हटाया जाएगा हर साल। 6 लोग को हटा के 6 लोग की नई भर्ती होगी और इसका कार्यकाल 4 वर्ष हो गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बुलाया गया तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भी कोई काम होगा ना, ऐसे थोड़ी फालतू किसी को बुलाया जाता है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र की राजस्व थी, दीवानी संबंधी थी, सैन्य प्रशासन संबंधी कार्य थे, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देखना पड़ा। 8वां पॉइंट क्या है कि कंपनी के सैन्य प्रशासन संबंधित, सैन्य प्रशासन और राजस्व मतलब रुपया पैसा, राजस्व और दीवानी मतलब टैक्स से संबंधित अब जो सारे कार्य हैं उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगी और विदाउट एनी करप्शन, बिना भ्रष्टाचार किए हुए वो सही रिपोर्ट बना के ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंचाएगी। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, तीन क्वेश्चन इसमें, मतलब 3 रूल ऐसे हैं जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड है 1773 के एक्ट में। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किस एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य संख्या, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल बढ़ा दिया गया और इसमें नए लोगों की 1/4 लोगों की अवकाश ग्रहण करके नए लोगों की भर्ती करना शुरू किया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब 9वां पॉइंट देखिए। अब जब एक समय ऐसा आया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से भी कुछ संभाला नहीं गया। 1 साल बाद, मतलब 1773 में, फिर 1774 में, 1 साल बाद ऐसा हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए, बोले कि अब देखो अब कुछ और नया बनाइए, क्योंकि जो कंपनी का शासन, जो भ्रष्टाचार वो बढ़ता जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्या हो रहा है कि कंपनी इतनी नीचे जा रही है, उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1774 में कलकत्ता में, कहाँ पे, कलकत्ता में कलकत्ता में फोर्ट विलियम, एक जगह है फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट एमआई क्वेश्चन है ये, कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कहाँ पे हुई, कलकत्ता में। किस जगह पे, फोर्ट विलियम में। किस सन में, 1774 में। और किसके द्वारा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। इतने क्वेश्चन, इतनी टाइप के क्वेश्चन इस एक पॉइंट से बनते हैं, तो इसको समझिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, कितने सदस्य, 3 सदस्य सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। इसमें 3 सदस्य थे। जो मेन था, मतलब चीफ जस्टिस था, उसका नाम था सर एलिजा इम्पे। क्या नाम था, सर एलिजा इम्पे, ये चीफ जस्टिस थे। और इसमें जो 3 अन्य थे, उनका नाम था हाइड, लिम्बेस्टर, इंग्लिश नाम है, अच्छे से याद कर लेना, लिम्बेस्टर, वैसे ये ज़्यादा पूछता नहीं है, लिम्बेस्टर और चैम्बर्स, ये 3 लोग, ये 3 लोग अन्य थे। ये मतलब 3 सदस्य थी, यहाँ 4 सदस्य थे, सर एलिजा इम्पे और 3 लोग ये अन्य थे। अब इसके बाद देखिए, जब कोर्ट बन गया, सुप्रीम कोर्ट बन गया, जब सुप्रीम कोर्ट बना तो उसने सबसे पहले ये सोचा कि ऐसा क्या हो रहा है कंपनी में, जो इतने लोग, इतने नए रूल भी आ रहे हैं, तभी कंपनी का शासन प्रशासन माना नहीं जा रहा है। तो उसने जब कंपनी में देखा तो कंपनी में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था उस समय, मतलब भ्रष्टाचार एक चरम पे था, अपने बहुत ओवर था भ्रष्टाचार, करप्शन ओवर था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पैनी नज़र मारी तो क्या निकला, करप्शन निकला। तो सबसे पहले इसने रूल बनाया कंपनी के कर्मचारियों के लिए, कंपनी के लिए नहीं, कंपनी के कर्मचारियों के लिए रूल बनाया कौन, सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमारा 10वां पॉइंट देखो, 10वां पॉइंट था, जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि क्या हुआ, तो जब वो कंपनी में गया, कंपनी में, तो उसने 10वां पॉइंट में बताया कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो लोग, पॉज कर दो, देखो 9वां पॉइंट में ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट जब देखी तो उसने कंपनी के लिए रूल, कंपनी के कर्मचारियों के लिए रूल बनाना स्टार्ट किया। तो उसने सबसे पहले देखा कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं, जो कंपनी में कार्य कर रहे हैं, वो इतने होशियार थे कि कंपनी में अपना तो काम करते करते, जब बहुत लोग ने, ऐसा एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे बच्चे जहाँ पे ट्यूशन पढ़ते हैं वहाँ से इतना पढ़ लेंगे कि अपना खुद का ट्यूशन खोल लेंगे, और बच्चे क्या आएगा, जो टीचर रहेगा उसका ट्यूशन बंद हो जाएगा एक हिसाब से। तो वैसे कंपनी के साथ हुआ, कंपनी के जो निजी व्यापारी थे वो अपना निजी व्यापार करने लगे, मतलब कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपना निजी व्यापार करने लगे। तो इस एक्ट के तहत कहा गया
कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं, क्या कंपनी के जो कर्मचारी हैं अब वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते, निजी व्यापार नहीं कर सकते, निजी व्यापार नहीं कर सकते। कर भी सकते हैं तब जब उनके पास लाइसेंस होगा, तब क्या लाइसेंस, जब उनके पास लाइसेंस होगा तब वो व्यापार कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर लाइसेंस नहीं है तो अपना खुद का बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट और जब मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो आदमी होते हैं, जो 3 और 4 सदस्य थे ना, जब वो और गहराई से देखे तो उनको पता चला कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो भारतीयों पर मतलब बहुत अत्याचार करते थे, उनसे ज़बरदस्ती टैक्स लेते थे, उपहार लेते थे, रिश्वत ले लेते थे। इसलिए मजदूर कहीं ना कहीं से बहुत क्या गुस्सा हो जाते थे, इसलिए कंपनी और घाटे में जा रही थी। तो 10वां एक्ट ये निकाला गया कि इस एक्ट के तहत अब तो कोई भारतीय से मतलब कोई भारतीय मजदूर से ना तो उपहार लेगा और ना ही रिश्वत लेगा। उपहार रिश्वत बंद। अब ना कोई रिश्वत ले सकता है ना तो उपहार ले सकता है। इस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के मतलब पहली बार क्या इस एक्ट के तहत रिश्वत भारतीय मजदूर से रिश्वत और उपहार लेने पर मना कर दिया गया और कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने से मना कर दिया गया। अब देखो मैंने जितने अच्छे से पढ़ा था मैंने उतने अच्छे से पढ़ा दिया है। ये एक्ट काफ़ी लंबा है, अगर आप इसको कितना भी शॉर्ट करके समझना चाहेंगे तब भी 20 मिनट 25 मिनट हो ही जाता है। ये एक्ट है ये सही। इसमें अच्छा एक्ट का मतलब क्या होता है? बिल मतलब अधिनियम। अधिनियम में 1-2 रूल थोड़ी होते हैं, रूल होता है बहुत। अगर आप किसी जैसे 1773 के रेगुलेटिंग में कहीं आप 4 पॉइंट देखेंगे तो आपको खुद ही समझ लेना चाहिए कि इतना बड़ा एक्ट है, इसमें 4 पॉइंट कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? 4 पॉइंट नहीं होता है। जब बिल है, बहुत बड़ा अधिनियम है, किसी बड़े क्षेत्र के पास किया गया तो उसमें जेन्युइन सी बात है कि इसमें बहुत सारे अधिनियम बहुत सारे रूल हो गए। अगर मतलब ज़्यादा नहीं तो 4-5 पन्ने का तो होगा ही होगा। 20-30 मिनट का तो आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तब। अखार भर पढ़ेंगे तो आप चाहे 5 मिनट भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। मैंने जितने अच्छे से पढ़ा था उतने अच्छे से पढ़ाया आपको। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार खुद से पढ़ाई करके देखिएगा, खुद से पढ़िएगा, एकदम झट से समझ आएगा। पक्की बात, एकदम अच्छे समझ में आएगा और आप कभी नहीं भूलोगे, एकदम पक्की बात। और बीच बीच में अगर कहीं मेरा मिस्टेक हो गया, जैसे इधर उधर थोड़ा हो गया है तो उसके लिए सॉरी। अभी स्टार्टिंग में नर्वसनेस तो होती है, जेन्युइन सी बात है, नर्वसनेस होती है, लेकिन सब आगे मैनेज हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। बस अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। प्लीज सपोर्ट। थैंक यू।